नमस्कार, मैं अजय कुमार प्रभाकर फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। तो पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र टॉपिक पे चर्चा किया था, जिसमें हमने जाना था लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र की अवधारणा तथा लोकतंत्र की विशेषता। आज हम शेष बचे हुए बिंदुओं पर, जिनमें प्रमुख है लोकतंत्र के गुणों, अवगुणों तथा लोकतंत्र की सफलता की शर्तों को लेकर ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि आप प्रश्न पत्र की जो नेचर होता है, स्वरूप, उसको जब तक एनालिसिस नहीं कीजिएगा तब तक सही उत्तर लेखन शैली नहीं अपना पाइएगा। याद रहे कि विशेषता में ही गुण और अवगुण समाहित होता है, और कभी कभी अलग से पूछ दिया जाता है कि आप लोकतंत्र के गुणों और अवगुणों की चर्चा करें, तो ये इससे आपको और आसान हो जाता है। लेकिन अगर यदि आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि लोकतंत्र को परिभाषित करें तथा लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन करें, तो आपको ये समझना है कि हमें विशेषता में गुण और अवगुण दोनों को समाहित करना है अपने उत्तर लेखन में। हाँ, अगर यदि उसमें एक टेल ये जोड़ दिया जाता है कि लोकतंत्र की सफलता के शर्तों की व्याख्या करें या सुझाव दें, तो वो एक अलग टॉपिक बनता है। तो हम शुरुआत करते हैं। आज हम गुणों को लेकर, लोकतंत्र के गुण क्या होते हैं, उनके विभिन्न सारे पॉइंट्स हैं। उनमें सर्वप्रथम पॉइंट्स हैं जन कल्याण के साधन। चूंकि हम जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही शक्ति का मुख्य स्रोत होता है, और जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, सरकार की जो स्थापना होती है, तो उनमें जनता के ही द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जाते हैं, चाहे वो संसद में हो या फिर विधानमंडल में हो। और चूंकि जो प्रतिनिधि पहुंचते हैं वो जनता के भावनाओं को, इच्छाओं को, आवश्यकताओं को के प्रति सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, और उनकी इच्छाओं को देखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए उनसे संबंधित कानूनों का निर्माण किया जाता है। और उन्हीं कानूनों के आधार पे, उन्हीं योजनाओं के आधार पे, उन्हीं कार्यक्रमों के आधार पे जनता उनसे लाभान्वित होती है और अपने विकास को प्राप्त करती है। तो लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन प्रणाली है जो जन कल्याण के साधन के तौर पे प्रयोग की जाती है, जनता के द्वारा। इसका नेक्स्ट पॉइंट में आप इंगित कर सकते हैं सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। चूंकि लोकतंत्र एक ऐसी पद्धति है जिसमें, शासन पद्धति है जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, सत्ता का मुख्य केंद्र बिंदु जनता होती है। तो जो जनहित से संबंधित कार्यक्रम होते हैं उसको यथाशीघ्र संपादित किए जाते हैं, और जो मेजॉरिटी में सत्ता होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनोन्मुखी कार्यक्रम पे जोर देते हैं। जनता ही केंद्र में रहती है, राजनीति के केंद्र में जनता ही बनी हुई रहती है, और उनके विकास के लिए उनके विभिन्न सारे क्षेत्र विकास में, जैसे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, अर्थोपार्जन को लेकर, इन सभी क्षेत्रों के लिए जनता के कल्याण के लिए, सभी जनता के कल्याण के लिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, जो भी हैं, समाज के विभिन्न सारे वर्गों के लिए एक समान नीतियों को लागू किया जाता है, और प्रशासन उन नीतियों को समुचित तरीके से जनता में, जनता के हित के लिए लाती है और उसको सहयोग करती है प्राप्ति के लिए। तो इसका अगला पॉइंट्स के तौर पे आप इसमें समाहित कर सकते हैं सार्वजनिक प्रशिक्षण। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिनमें जनता अपने सिर्फ अधिकारों के प्रति ही सजग नहीं होती है, बल्कि वो अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग होती है। हम जानते हैं कि राजतंत्र जो होता है उसमें मुख्य केंद्र बिंदु जनता नहीं होती। कुलीन तंत्र एक विशेष वर्ग के हित पर आधारित शासन व्यवस्था होती है, परंतु लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक सभी प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं
अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते हैं, सार्वजनिक जीवन में वो रुचि लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम स्वास्थ्य सेक्टर में लेकर विभिन्न सारे जो अभी हाल ही में जो वैश्विक महामारी है कोरोना कोविड-19, तो इसको लेकर जो भी सारे सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जा रहा है, जनता उसको अपने कर्तव्य के रूप में ले रही है और उसको 100% अपने ऊपर लागू कर रही है। शिक्षा को लेकर और शिक्षा को दूर करने को लेकर जो सरकार के विभिन्न सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो उनमें रुचि लेने के लिए समय समय पर नुक्कड़ नाटक या फिर विभिन्न सारे नाट्य के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है और जनता वहाँ पे उपस्थित होकर उनमें भाग लेती है। मतदान प्रशिक्षण को लेकर भी जनता भाग लेती है, जब जैसे ईवीएम सिस्टम को लेकर विभिन्न पंचायत स्तरों पे से लेकर विधानसभा या संसद के विभिन्न सारे क्षेत्रों में जा के उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रकार से सार्वजनिक प्रशिक्षण को लेकर जनता इस शासन व्यवस्था में सजग रहती है। नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे आप इसमें मुख्य विशेषता यानी गुणों में आप देख सकते हैं, बहुसंख्यक राजनीतिक दलों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के वाहक होते हैं और लोकतंत्र की सफलता राजनीतिक दलों पर ही आधारित होती है। तो राजनीतिक दलों के बीच में भी विभिन्न सारे घोषणा पत्र, उनका जो चुनावी एजेंडा होता है वह जनहित पर ही आधारित होती है। विभिन्न जनता के हित को लेकर जो कार्यक्रम वो लेकर आते हैं एजेंडे के तौर पे, जिस राजनीतिक दल के लिए जनमत उनके पक्ष में जाती है वो सत्तारूढ़ होती है, और जिस पार्टी को विपक्ष में जनादेश मिलता है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और जनमत का सम्मान करते हैं। तो ये बहुसंख्यक राजनीतिक दलों के बीच एक प्रकार का स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होता है। ये लोकतंत्र में ही ऐसी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हम विभिन्न बिंदुओं में एक प्रमुख बिंदु है कि इसमें दबाव एवं अन्य स्वैच्छिक समूहों का उपस्थिति रहती है। अब दबाव और स्वैच्छिक समूह क्या होते हैं, दबाव समूह क्या होते हैं? दबाव समूह एक ऐसे समूह होते हैं जो अपने हितों को लेकर सरकार की नीतियों को प्रभावित करती है और अपने हितों की प्राप्ति को लेकर वो दबाव के तौर पे कार्य करती है। स्वैच्छिक संगठनों या समूहों के रूप में आप एनजीओ वगैरह को ले सकते हैं। इन सभी की उपस्थिति लोकतंत्र में ही बनी रहती है और ये सभी समूह जनता के कल्याण के लिए उपस्थित रहते हैं और जनता के कल्याण के लिए जब सरकार की योजनाओं में वो सहयोग करते हैं, उन योजनाओं को सुदूर क्षेत्रों तक ले जाते हैं। स्वैच्छिक समूह एनजीओ के माध्यम से विभिन्न सारे कार्यक्रम जनोन्मुखी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनमें सरकार भी फंडिंग करती है, उनको सहायता प्राप्त देती है। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं स्वतंत्र प्रेस एवं मीडिया। नेक्स्ट पॉइंट में लोकतंत्र का गुणों में, लोकतंत्र में ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। 3 स्तंभ के बारे में आप जानते हैं, पहले पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा किया था, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। मीडिया स्वतंत्रता, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के जो उपबंध हैं 19A में मीडिया को शामिल किया गया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जिस लोकतांत्रिक देश में मीडिया स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और सरकार के विभिन्न नीतियों को लेकर जन जागरूकता के तौर पे भी वो अपने कार्य को आयाम देते हैं। इसके अलावे कुछ ऐसे उनके नीतियों को जो जनहित पर आधारित नहीं होती है तो उसका वो आलोचना भी करते हैं और सरकार उन आलोचनाओं को देखते हुए पुनः अपने कार्यक्रम में सुधार लाते हैं। तो लोकतंत्र में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जिस प्रकार मीडिया प्रयोग करती है और उनको जितनी स्वतंत्रता मिलती है, उससे लोकतंत्र के गुण और निखरता है, आगे बढ़ता है। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मीडिया को इतने सारे अधिकार प्रदान किए जाते हैं और वह लोकतंत्र मजबूती का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र साबित होता है। इसके अलावा हम गुणों में देखेंगे क्रांति से सुरक्षा। तो राजतंत्र या तानाशाही व्यवस्था में लगातार वर्षों से
जो एक निरंकुश शासन तंत्र बना रहता है, उससे जनता के बीच में आक्रोश उत्पन्न होते रहता है, क्योंकि उनके कल्याण पर आधारित कोई शासन व्यवस्था बनी नहीं रहती है। लेकिन लोकतंत्र में क्रांति से सुरक्षा मिलती है, क्योंकि यह जनता के कल्याण पर आधारित होती है। सत्ता परिवर्तन होता है चुनाव के माध्यम। लोकतंत्र के गुणों में एक प्रमुख पॉइंट है विश्व शांति का समर्थन। लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो संपूर्ण विश्व में शांति एवं सह अस्तित्व की बात करता है। हम जानते हैं कि राजतंत्र, सैनिक तंत्र, तानाशाही व्यवस्था, ये सभी एक दूसरे को विजित करने में लगे रहते हैं। तो वहीं साम्यवादी शासन व्यवस्था भी विस्तारवादी नीति में विश्वास करती है, जबकि लोकतंत्र वैश्विक शांति की अपील करता है। लोकतंत्र के द्वारा किसी भी क्षेत्र में रंग भेद, उपनिवेशवाद, इसके अलावे धार्मिक कट्टरता इत्यादि का विरोध करती है तथा वैश्विक शांति की अपील करती है। तो हम जितने सभी पॉइंट्स का वर्णन किए हैं ये सभी गुण पर आधारित थे, और अब हम लोकतंत्र के अवगुणों के बारे में चर्चा करेंगे। आप अपने उत्तर लेखन शैली में इसको जरूर शामिल कीजिएगा, और मैं उसी पॉइंट्स को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जो आपको विभिन्न सारे किताबों में मिल जाए। तो इनमें प्रमुख है अवगुणों में अयोग्यता की पूजा। यह 2 स्तरों से संबंधित है। लोकतंत्र में हम जानते हैं कि जनता प्रतिनिधियों का अप्रत्यक्ष तरीके से चयन करते हुए अपने ऊपर शासन व्यवस्था स्थापित करती है, परंतु वोट देने को लेकर और उम्मीदवारी की चयन को लेकर यहाँ अयोग्यता 2 स्तरों पर दर्शाती है। सर्वप्रथम है जनता के द्वारा वोटिंग देने का उनकी प्रक्रिया। क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकांश लोकतांत्रिक देश में जनता जो है वो अशिक्षित है। इस कारण पश्चात राजनीतिक विद्वान कार्लाइल जैसे विद्वानों के द्वारा भी ये कहा गया है कि विश्व में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें एक व्यक्ति पे 9 अशिक्षित या उसके निकृष्ट शब्दों में बोला जाए तो मूर्खों उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से शिक्षित जनता के द्वारा जो उम्मीदवारों का चयन को लेकर उनमें जो ये सोच होती है वो अशिक्षित जनता के द्वारा सोच नहीं हो पाती, और हम कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के चयन में चूक हो जाती है इससे इस प्रक्रिया में। दूसरा है उम्मीदवारों को लेकर। हम एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये वोट देने को लेकर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में नेताओं में प्रमुख थे मोहम्मद अली जिन्ना तथा महात्मा गांधी। तो उनके बीच में एक डिबेट, महत्वपूर्ण डिबेट चला था वोटिंग को लेकर। जिन्ना का कहना था कि जो शिक्षित जनता है उन्हें 2 वोट देने का अधिकार दिया जाए, और जो अशिक्षित जनता है उन्हें 1 वोट देने का अधिकार दिया जाए। परंतु गांधी जी ने कहा था कि नहीं, जनता के बीच में ये फिर राजनीतिक असमानता हो जाएगी, और उन दोनों के बीच मतभेद में ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट था। मैं दूसरा स्तर की बात करता हूँ उम्मीदवारों को लेकर। आज राजनीतिक क्षेत्र में भी पेशेवर राजनीतिज्ञों की कमी हो चुकी है। इसके अलावे हमारे सामने राजनीतिक दल उन्हीं उम्मीदवारों को पेश करते हैं उम्मीदवार के तौर पे जो अपने विभिन्न सारे कुकृत्यों के लिए विख्यात होते हैं, आपराधिक किस्म के होते हैं, हत्या, बलात्कार इत्यादि के वो अभियुक्त रहते हैं, और ये उनकी विशेषता होती है। तो हम उनको चुनकर भेजते हैं संसद में। हमारे पास ऑप्शन बहुत कम होता है, तो वही व्यक्ति जाके समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनकी योग्यता उस स्तर तक नहीं होती है जो एक पेशेवर राजनीतिज्ञ की होती है। तो हम उनसे लोकतंत्र में कितनी अपेक्षा पाल सकते हैं कि वो लोकतंत्र के लिए बखूबी अच्छे तरीके से काम करेंगे। इसके अलावे हम इन अवगुणों में एक प्रमुख पॉइंट के तौर पे दर्शा सकते हैं दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव। चूंकि दल ही एक ऐसी व्यवस्था है जो लोकतंत्र को जीवित रखता है।
और उनके मुख्य विशेषताओं में है कि वो जन कल्याण पर केंद्रित अपने कार्यक्रमों को लेकर आए। इसके अलावे वो जनमत जो प्राप्ति करते हैं और जो जिनको जनमत नहीं प्राप्ति होता है उन जनमतों का सम्मान करना। परंतु आज हम देखते हैं वर्तमान राजनीतिक दौर में कि विभिन्न सारे राजनीतिक दलों का एकमात्र मकसद रहता है और वो सत्ता प्राप्ति। सत्ता प्राप्ति को लेकर वो विभिन्न सारे कुकृत्यों को लेकर वो लगे रहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा था किस प्रकार से कर्नाटक, भारतीय राजनीतिक संदर्भ में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, कर्नाटक विधानसभा में के बाद जो सत्ता प्राप्ति को लेकर वहाँ पे ये प्रतिस्पर्धा हुई। हाल ही में एमपी में जिस प्रकार से बहुमतीय शासन वाले दल के साथ जो घटनाएं हुई, इनको आप एक उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हॉर्स ट्रेडिंग की गतिविधियां बढ़ जाती है, जनमत का सही सम्मान नहीं हो पाता है, बहुमत दल किस वक्त अल्पमत में आ जाएंगे कहना मुश्किल है। तो दल प्रणाली का जो अहितकर प्रभाव है ये लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। इसके अलावे हम विभिन्न सारे अवगुणों में शामिल कर सकते हैं सार्वजनिक धन और समय का व्यय। हम जानते हैं कि लोकतंत्र में निर्वाचन को लेकर जो निर्वाचन आयोग के द्वारा अवधि का निर्धारण किया जाता है वो एक लंबे अंतराल होता है। अभी हाल ही में भारत में लोकसभा का 16वीं लोकसभा का निर्वाचन हुआ और वो तकरीबन 10-12 चरणों में शामिल था। एक लंबे अंतराल जनता उससे जूझते रहती है, विभिन्न अंतरालों में वो समय का व्ययन होता है, विभिन्न सारे सरकारी मशीनरी का इसमें प्रयोग किया जाता है और विकास के विभिन्न सारे कार्यक्रम रुक जाते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक धन इनमें ज़्यादा व्यय होता है। तो विभिन्न विद्वानों का मत है कि सार्वजनिक धन और समय का व्ययन लोकतंत्र की एक प्रमुख अवगुण है और इन अवगुणों के आधार पर लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। इसके अलावा है लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम है, एक पॉइंट इसमें समाहित आप कर सकते हैं कि लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक समानता का सिद्धांत है वह एक भ्रम है। भ्रम किस रूप में है कि बढ़ती चुनाव खर्च की जो सीमाएं हैं, इससे एक आम उम्मीदवार या जनता अपने आप को ये प्रस्तुत नहीं कर पाती है कि मैं इस बढ़ती हुई चुनावी खर्चे में कैसे अपनी उम्मीदवारी को प्रस्तुत करूं, और वो जीतने की उम्मीद छोड़ देते हैं। आज हम ये देखते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में प्रत्येक राजनीतिक दल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रस्तुत करते हैं जिनके पास मनी पावर, मसल्स पावर, माइंड पावर मजबूत होते हैं, और जनता भी उन्हीं को चुनती है जो इन विशेषताओं से परिपूर्ण रहती है। तो लोकतांत्रिक समानता जो उम्मीदवारी के तौर पे मिला है वो एक भ्रम साबित हो जाता है। इसके अलावे एक पॉइंट्स में आप शामिल कर सकते हैं अनुत्तरदायी शासन। लोकतंत्र में बताया गया है कि सत्तारूढ़ दल वह रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, सभी के प्रति उत्तरदायी पूर्ण गो शासन व्यवस्था को अपनाएगी। लेकिन एक दूसरा इसका पहलू है कि सभी के प्रति उत्तरदायी का अर्थ ये हुआ कि किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होना। आज हम भारतीय राजनीति में ये देख सकते हैं कि जब भी कोई एक जन केंद्रित विषय वस्तु को लेकर चर्चा परिचर्चा होती है तो पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर वो अपने लाभ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जन केंद्रित कार्यक्रम को वो नहीं अपनाते हैं। इसके अलावे इन पॉइंट्स में आप शामिल कर सकते हैं मतदान के प्रति उदासीनता। ये लोकतंत्र की सबसे कमजोर पहलू और ये जनता से जुड़ी हुई है। मतदान के प्रति जो उदासीनता बढ़ती जा रही है ये लोकतंत्र, इससे लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। जनता को जागरूक होकर अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक मत लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होता है और शासन सत्ता में उसका निर्धारण होता है। आज इस उदासीनता को लेकर आप देख सकते हैं, खुद भारतीय राजनीति में एनालिसिस आप कर सकते हैं कि जिस वक्त चुनाव की जिस दिन वोटिंग होता है तो शहरी क्षेत्रों में मतदान का औसत प्रतिशत कम रहता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में औसत प्रतिशत ज़्यादा रहता है।
आप जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित लोग रहते हैं, तो उनकी जो ये उदासीनता है आगे चलकर वह एक विकराल रूप धारण कर लेती है। और वो लोग खासकर जो सरकार को कोसते हैं और बिना मतदान किए हुए, तो वो गलत है। आप एक सजग नागरिक होने के नाते लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले मतदान के प्रति उदासीनता जैसी व्यवहार को समाप्त करना होगा। ये उनके प्रमुख पॉइंट से हैं मतदान के प्रति उदासीनता को लेकर। आज राजनीति में नेक्स्ट पॉइंट में आप शामिल कर सकते हैं पेशेवर राजनीतिज्ञों की कमी हो गई है। आजकल जो विभिन्न सारे व्यवसायों में कला से अयोग्य साबित हो जाते हैं वो राजनीति में प्रवेश करते हैं और उनका एकमात्र मकसद होता है राजनीति में करियर बनाना, और वो शासन तंत्र को भ्रष्ट बना देती है। आज ऐसे बहुत कम राजनीतिज्ञ हैं जो अपने आदर्शों को लेकर, अपने मूल्यों को लेकर राजनीति करते हैं, जनता के हित को लेकर वो राजनीति करते हैं। इस कारण लोकतंत्र में पेशेवर राजनीतिज्ञों की कमी हो गई है और जो युवा वर्ग है वो राजनीति में प्रवेश करना नहीं चाहते हैं। पता नहीं है उनका क्या सोच है, लेकिन जब तक अच्छे लोग राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। इसके अलावे सत्ता का दुरुपयोग पॉइंट्स के तौर पे आप प्रयोग कर सकते हैं। सत्ता का दुरुपयोग प्रत्येक शासन व्यवस्था में इसका आप उदाहरण देख सकते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में ही देख सकते हैं कि जब जब सत्तारूढ़ दल आती है तो वो अपने हित को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नीतियों को लाती है। तो ये था लोकतंत्र के गुण और अवगुण। और अब हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र की सफलता की शर्तें। लोकतंत्र की सफलता की शर्तें को लेकर जो विभिन्न सारे पॉइंट्स हैं और उनमें प्रमुख पॉइंट है जन जागरूकता। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब जनता जागरूक हो अपने अधिकारों को लेकर, अपने कर्तव्यों को लेकर और सरकार की नीतियों को लेकर कि कौन कौन सी नीति उनके विकास के लिए लाया जा रहा है, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। जनता जिस लोकतांत्रिक देश में अपने हितों के प्रति असजग होती है तो वहाँ पे सत्तारूढ़ दल अपने अधिकारों को दुरुपयोग करते हैं। और भारतीय राजनीति में तो खासतौर पे जन जागरूकता को लेकर अधिक से अधिक सजगता रखनी है, क्योंकि हम विकासशील देश हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें विकास के लिए सरकार के कार्यक्रमों को मांग करनी है, उन्हें लाना है, उन्हें प्राप्ति करनी है, तो हमें जन जागरूक बनना पड़ेगा। लोकतंत्र की सफलता का दूसरा पॉइंट है निरंतर चुनाव, खासतौर पर निष्पक्ष और पारदर्शिता। निरंतर चुनाव जब होती है विभिन्न सारे लोकतांत्रिक देश में तो जनता का विश्वास बढ़ता चला जाता है लोकतंत्र के प्रति, और निरंतर चुनाव ही लोकतंत्र को जीवित बनाए रखता है। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में भी आप इसको देख सकते हैं। मात्र 2 वर्ष के कार्यकाल को हटा दिया जाए, 75 से लेकर 77 जो राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा लगाया गया था, तो भारत के लोकतंत्र जो है वो निरंतर जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो निष्पक्ष और पारदर्शीपूर्ण मतदान चुनाव के माध्यम से। इसके अलावा इसका तीसरे पॉइंट के तौर पे आप प्रयोग कर सकते हैं मताधिकार का व्यापक प्रयोग। यह तभी संभव है जब आप जागरूक रहेंगे मताधिकार को लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करेंगे। विभिन्न सारे राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों को लेकर आप जब अवलोकन करेंगे, उनका एक दूसरे के साथ आप अंतर निकालेंगे और जो आपको आपके विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रमों को लेकर आते हैं, उनको आप सत्ता सौंपते हैं, तो आपका जो है ये मताधिकार सही साबित होता है और आपके विकास में वो सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अलावा इसके पॉइंट्स में आप शामिल कर सकते हैं नागरिक स्वतंत्रता को बहाल रखना। सफलता की शर्तें लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, नागरिक स्वतंत्रता को बहाल रखना। नागरिक स्वतंत्रता को बहाल एक सत्तारूढ़ दल के द्वारा ही रखा जा सकता है। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, इसके अलावा विभिन्न सारे आलोचनाओं, डिबेट्स की स्वतंत्रता, सोशल साइट्स की स्वतंत्रता। तो इन सभी के द्वारा जो नीतियों को लेकर जनता के बीच में एक अवधारणा बनती है, उस अवधारणा को सरकार अगर बहाल रखती है
तो लोकतंत्र उन देशों में ज़्यादा सफल होता है। और जहाँ पे नागरिक स्वतंत्रता को लेकर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा दबाने के प्रयास करती है, वहाँ पे लोकतंत्र विफल साबित होता है। इसके अलावे आप पॉइंट्स में शामिल कर सकते हैं स्वस्थ और सुदृढ़ दलों का विकास। जो दल है लोकतंत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उनके बीच होनी चाहिए और सुदृढ़ दल, मजबूत दल को सत्ता सौंपना चाहिए। आप देखते हैं भारत है, फ्रांस है, ये विभिन्न सारे देशों में बहुदलीय व्यवस्था है। और बहुदलीय व्यवस्था में सबसे कमज़ोर पहलू ये साबित होता है कि गठबंधन की सरकारें होती है और कहीं न कहीं गठबंधन की सरकारें बहुत सारे पहियों पे चलती है। बैसाखियों के आधार पे वो अपने को अवधि को संचालित करती है और कहीं न कहीं अगर एक बैसाखी निकल गया तो लोकतंत्र में फिर उनकी सत्ता अल्पमत में आ जाती है। तो बहुसंख्यक न होकर अगर ये दो दलीय सरकार, जिसे आप इंग्लैंड में देख सकते हैं, अमेरिका में देख सकते हैं, तो ज़्यादा वहाँ सफलता ये प्राप्ति होती है लोकतंत्र को लेकर। इसके अलावे आप मजबूत नेतृत्व को सफलता की शर्तों में शामिल कर सकते हैं। मजबूत नेतृत्व का अर्थ है कि राष्ट्र का जो नेतृत्व करता है उनमें उचित निर्णय की प्रवृत्ति हो, शक्ति हो, साहस हो, उनमें योग्यता हो, चारित्रिक गुण हो। जिस देश में सशक्त नेतृत्व होता है वह देश सशक्त नीतियों के माध्यम से विकास के पैमाने को प्राप्त करता है। अभी भारत में ही देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री एक सशक्त नेतृत्व के तौर पे सिर्फ राष्ट्र में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावे आप स्थानीय स्वशासन सफलता की शर्तों में शामिल कर सकते हैं। स्थानीय स्वशासन ही जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बहाल करता है। स्थानीय स्वशासन में उन्हीं से निर्धारित की जाती है कि आप अपने समस्या को स्वयं से तारांकित कीजिए और समाधान प्रस्तुत कीजिए। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें फंडिंग दिया जाएगा। इसके अलावे अन्य पॉइंट में आप शामिल कर सकते हैं नौकरशाही व्यवस्था में जो उच्च श्रृंखलता प्रवृत्ति उत्पन्न हो चुकी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उस पर कंट्रोल करना। और ये तभी हो सकता है जब आप सशक्त सरकार का चयन करते हैं। नौकरशाहों के जो उनकी ये अपारदर्शी नीति होती है, सूचनाएं छुपाने की प्रवृत्ति होती है, तानाशाही प्रवृत्ति होती है, उस पर अंकुश लगाता है। इसके अलावे आप नेक्स्ट पॉइंट में शामिल कर सकते हैं लोक व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर अंकुश। भ्रष्टाचार लोकतंत्र को एक घून के समान ये खोखला करता जा रहा है। भ्रष्टाचार उत्पन्न ही होता है वैसे चुनावी प्रक्रिया में जहाँ पे व्यापक धन बल का प्रयोग किया जाता है। हम वैसे ही उम्मीदवार को चुन के ले जाते हैं संसद या विधानमंडल में जो योग्य ही नहीं होता है, तो वो हमेशा ही उनके मन में एक ये प्रवृत्ति बनी रहती है कि किसी प्रकार से हमें धन संचित करना है और वो धीरे धीरे राजनीति को भ्रष्ट बना देता है। तो हम योग्य और आदर्शपूर्ण प्रतिनिधित्व का चयन करेंगे तो हमें एक स्वच्छ लोकतांत्रिक व्यवस्था मिलेगी। तो ये सफलता की शर्तें हैं। इसके अलावा मीडिया एवं प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल रखना प्रमुख है। लोकतंत्र की सफलता तभी संभव है जब मीडिया को हम ज़्यादा से ज़्यादा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करें। भारत के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में सर्वे आया है कि 180 देशों के बीच में भारत की मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर इनका पायदान 126वां है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में मीडिया को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सेंसरशिप सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि हमें जो सूचना, सही सूचना आम जनता तक पहुंचनी चाहिए, वो सूचना मिलता ही नहीं है। आलोचना सरकारी नीतियों को मीडिया के द्वारा की जाती है तो उन्हें आलोचना के लिए रोक दिया जाता है। तो मेरे सामने जो परोसा जाता है हम उसी को सही समझ लेते हैं। तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी अवगुण है। लोकतंत्र की सफलता तभी संभव है जब हम मीडिया की स्वतंत्रता को बहाल रखें। इसके अलावे ई प्रशासन पर जो लोकतंत्र, अब चूँकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतना डेवलप कर चुका है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पारदर्शी पूर्ण शासन व्यवस्थाओं को अपनाना चाहते हैं तो ई प्रशासन पे जोर देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक
आधारित जो प्रशासन है उनमें कहीं भी सूचना छुपाने की स्कोप नहीं बचता है और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास सारी सूचनाएं उपलब्ध होती है। तो इनमें भ्रष्टाचार, घूसखोरी वगैरह रुक जाता है। तो इन तमाम पहलुओं को अगर यदि लोकतंत्र में इस पे जोर दिया जाए तो ये इन पहलुओं को समाहित किया जाए तो लोकतंत्र सफल हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन अगर यदि आपसे ये पूछ दिया जाता है कि भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की सफलता की शर्तों का वर्णन करें, तो हमने जितने भी उदाहरण दिए उन सभी को आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। पॉइंट्स यही रहेंगे, लेकिन भारतीय संदर्भ में लिखते चले जाना। ये लोकतंत्र की जो टॉपिक्स आपके सामने हमने प्रस्तुत किया, ये उनके सभी आयामों को हमने शामिल किया। आप इस पे उत्तर लेखन शैली में इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावे एक हमारे व्यूअर हमसे पूछे थे कि क्या सर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही लोकतंत्र का विकास हुआ, तो मैं इस पे थोड़ा सा उनको जवाब तलब करना चाहता हूँ। ये है कि जैसे लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र की अचानक एक प्रवृत्ति सामने उभर के आई और वो सफल सिद्ध हो गया। हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पश्चिम यूरोप में लोकतंत्र का उदय हुआ और फिर वहाँ से धीरे धीरे समूह में विस्तारित होता चला गया। इसी वक्त औद्योगिक क्रांति भी चरमोत्कर्ष पे था। तो ये 2-3 प्रभाव को लेकर आया। इंग्लैंड का सबसे ज़्यादा उपनिवेश था, फ्रांस का सबसे ज़्यादा उपनिवेश था, और जहाँ जहाँ उपनिवेशिक शासन व्यवस्था स्थापित थी, खासतौर पे एशिया और अफ्रीका में, तो वहाँ के जनता का मानवाधिकार हनन हो रहा था। उन्हें स्वतंत्रता नहीं था, उनका आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण किया जा रहा था। इसी समय 20वीं शताब्दी के द्वितीय और तृतीय दशक में हम देखते हैं कि पश्चिम यूरोप में एक और शासन व्यवस्था की उत्पत्ति हो गई थी। वो था आपका सर्वसत्तावाद, हिटलर, फासिस्ट शक्ति। वह तो मुख्यतः जनों के अत्याचार पर ही आधारित था। हिटलर का वो कोटेशन आपको याद ही होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको विश्लेषण करने में वो सहायता प्रदान करता है कि जनता को इतना निचोड़ो कि वो जीवन जीने को ही विकास समझ ले। इसके अलावे 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हो चुकी थी, जो मुख्यतः वर्ग समाप्ति और पूंजी यानी संपत्ति के समानता पर जोर था, लेकिन उसमें हिंसा के मार्ग से सत्ता प्राप्ति की बात थी। तो जितने सारे जो देश थे, चाहे वो उपनिवेशवाद से ग्रसित हो या फिर नए देश जो उभर रहे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे थे कि मैं ऐसी शासन व्यवस्था को अपनाऊं जो जन केंद्रित हो। जनता, उस शासन व्यवस्था में जनता को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिले, अधिकार मिले, समानता मिले, बंधुत्व की भावना। और इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति को लेकर जनता तो भाग लेती है, लेकिन उसका जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो एनालिसिस करते हैं विभिन्न सारे शासन पद्धति को लेकर कि हमारे देश में वह कौन सी व्यवस्था को हम अपनाएं स्वतंत्रता के बाद जो हमारे जनता के कल्याण पर आधारित हो। और इनमें सर्वोत्तम रूप से हमें 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश अफ्रीकी और एशियाई देश आज़ाद हुए, तो उन सभी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया शासन पद्धति के तौर पे। इनमें साम्यवादी का एक दूसरा स्वरूप लोकतांत्रिक समाजवाद को शामिल किया गया, तो वहाँ से भी उनकी विशेषता ले ली गई। और इस तरह से हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगातार जितने भी सारे उपनिवेश आज़ाद हुए, उसमें 99% उपनिवेश सभी ने लोकतंत्र को अपनाया। तो इसीलिए मैं पिछला वीडियो में इस शब्दों का प्रयोग किया था कि 1945 के बाद लोकतंत्र की सफलता ज़्यादा मिली, खासतौर पे उन्हें एडॉप्ट करने वाले देशों के रूप में। हम नाम का जो गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन हुआ, उनमें आज तकरीबन 122 से 121 कंट्री शामिल हैं। उनके अधिकांश जितने भी सारे हैं वो एशिया और अफ्रीकी उपनिवेश से स्वतंत्र हुए और वो सभी जाके यूएनओ में शामिल हो गए।
तो इससे भी आप देख सकते हैं कि हाँ लोकतंत्र की सफलता, उनको अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी है। धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, और इसके अलावे आपसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो आप इनका लाइक, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।